ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर कि आखिरी बार खत्म हुआ था। एम्परर डैन को बुरी तरह से पीटने के बाद बोल रहा होता है, मैं बहुत पहले ही इंसानी सीमाओं को पार कर चुका हूँ। यदि मैं अपने भीतर के आखिरी मोह को भी त्याग दूं तो मैं आसानी से इमोर्टलों में शामिल हो सकता हूँ। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो मुझे नुकसान पहुँचा सकता है और न ही कोई है जो मेरा विरोध कर सकता है। जो सुंदर हुआ डैन वो कहता है, तुम्हारा ये घमंड अच्छा लगा। उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं एम्परर के कंधों पर एक जोरदार धमाका हुआ था, जिसे देखता हुआ वो हैरानी में कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो हेवनली स्टेप के पार देख सकता है? तभी डैन उससे बताता है, भले ही देखने से ऐसा लगे कि तुम स्पेस को फाड़ता हुआ ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन असलियत में तुम उसी स्पेस के भीतर रहते हो। जब तक कि तुम्हारा भौतिक शरीर गायब नहीं होता तब तक हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स से चूकने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मेरी यह टेक्निक ऐसी मार्शल आर्ट है जो इमोर्टलों तक को मार सकता है। फिर तुम कौन सी बड़ी तोप हो? जिसको सुनता हुआ एम्परर कहता है, इमोर्टलों तक को मारने वाला मार्शल आर्ट, ये कितना एरोगेंस भरा है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है इतना काफी है मुझे रोकने के लिए? ऐसे बोलते हो वो जब अपनी टेक्निक सीक्रेट डिमोनिक की का इस्तेमाल करता है तो हम देख पाते हैं उसके सामने एक बहुत ही बड़ा शेर का फिगर बना था। मेरी ये सीक्रेट डिमोनिक की ऐसी मार्शल आर्ट है जो हर एक चीज को निगल सकती है। तो उसके खिलाफ डैन अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए कहता है, भले ही तुम्हारी सीक्रेट डिमोनिक की हर एक चीज को निगल सकता है, पर ये हजारों सालों से चली आ रही हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स के सामने पूरी तरह व्यर्थ है। जिस पर कि एम्परर उस पर क्राउचिंग टाइगर का हमला जब करता है तो डैन उसके काउंटर में करता है हिडन ड्रैगन। हम देखते हैं यह लड़ाई ऐसे लोगों के बीच चल रही होती है जो पूरी तरह से इतिहास को बदल दिया, लेकिन उनकी ये लड़ाई कभी भी इतिहास में दर्ज नहीं होगी। किसी को भी नहीं पता चलेगा एक हीरो था और एक लीजेंड था। ऐसा लग रहा था धरती कांप रही है और आसमान वो गरज रहा है, हर चीज सूखे पत्ते की तरह तबाह हो रहा था। ये एक ऐसा नजारा था जिसे पल भर देखने मात्र से किसी के भी रूह कांप जाते। हम देखते हैं ये दोनों ही एक दूसरे को मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों में कोई भी कमजोर नहीं दिख रहा होता है और ना ही कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार था। आखिरी में एम्परर अपने हेवनली स्टेप का इस्तेमाल करके बहुत ही बड़ा हमला करता है डैन पर, जो कि डायरेक्ट ही उसे जाकर हिट करता है और वो सीधे पहाड़ से जाकर टकराता है, जिसके पास एम्परर आकर उसे दोबारा मौका दिए बगैर अपने सीक्रेट डिमोनिक बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कहता है, यह मेरा वो यांग डाइग्योक का सब कुछ है। तो डैन उसे देखते हुए कहता है, क्या यह तुम्हारा सब कुछ है? तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। इसी के साथ वो अपना अटैक तैयार करता है। हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स 9 ड्रैगन आर्टिलरी इतने खतरनाक हमले को अपनी तरफ आता हुआ देख एम्परर वो कहता है, 9 ड्रैगन, क्या यही हेवनली आर्टिलरी जनरल का सब कुछ है? यदि हाँ तो अंधेरे में फंस जाओ और हवा में गायब हो जाओ। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं डैन पूरी तरह से अंधेरे में खो गया होता है, जहाँ पर केवल उसका इंतजार कर रहा था दुख, उदासीनता, दर्द, पछतावा, निराशा। वो अपनी खोती हुई भूत, वर्तमान और भविष्य को देखते हुए कहता है, यह अंधेरा तो बिल्कुल ही वैसा ही है जैसा कि पहली बार गो यांग डाइग्योक से मिलने पर लगा था। अंततः क्या वो एक ऐसा अस्तित्व है जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता? क्या वाकई में सब कुछ इसी तरह खत्म हो जाएगा? तो उसके पास एम्परर आकर कहता है, यह कितना कमाल है, यहाँ तक कि इतनी देर तक ना ही सॉरी सैंड और ना ही सॉरी टायरेंट टिक सका। किंग ऑफ वॉर, तुम पहले ऐसे ओपोनेंट हो जिसके खिलाफ मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है, गर्व करो खुद पर। तो डैन उससे पूछता है, मुझे बस एक बात बताओ। तो एम्परर कहता है, क्या? वो पूछता है, आखिर मेरी बहन ही क्यों? एम्परर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? डैन जवाब देता है, मुझे बाद में पता चला मेरी बहन इकलौती थी जिसे कि गॉर्जियो से ट्रिब्यूट के लिए ले जाया गया था। मुझे बताओ मेरी बहन को ही युआन क्यों ले गया? तो एम्परर उसकी तरफ थोड़ी देर तक देखने के बाद कहता है, 10 सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। डैन कहता है, भविष्यवाणी? एम्परर बताता है, यह भविष्यवाणी रेड सेक्ट के हेड के द्वारा किया गया था। उसके अनुसार पूर्वी छोर पर स्थित सेक्रेट माउंटेन की ऊर्जा के साथ जन्मी एक महिला से युआन राजवंश की हजारों सालों पुरानी भव्य योजना को आगे बढ़ाने वाले एक बच्चे का जन्म होता। जिसको सुनता हुआ डैन कहता है, यह कितना हंसा देने वाली चीज है। केवल इसकी वजह से तुम लोगों ने गॉर्जियो की एक निर्दोष लड़की को युआन राजवंश तक घसीटा, और जब तुम्हें रोकने की कोशिश उसके भाइयों ने किया तो तुम लोगों ने एक रीढ़ की हड्डी तोड़ कर पहाड़ से फेंक दिया और दूसरे की पूरी बॉडी तबाह करके उसे मरने के लिए पेड़ से टांग दिया। यहाँ तक कि तुम लोगों ने ये जानना भी असंभव कर दिया कि वो लड़की जिंदा भी है या मर गई। केवल तुम्हारे एम्परर के एक पागल सेक्ट लीडर की बातों में आ जाने की वजह से यह अपराध अक्षम्य है। तो एम्परर वो बोलता है, मैं मानता हूँ ये शर्मनाक है, लेकिन यही सच है। उस समय मिंग राजवंश के कारण युआन साम्राज्य पीछे की ओर धकेला जा रहा था और हम पतन के कगार पर थे, जिसकी वजह से न केवल मंत्री
मंत्री बल्कि मेरे बड़े भाई एम्परर भी चिंता से कांप रहे थे। हालांकि यह दिक्कत हमारी थी, तुम्हारा इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए था। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा, पर मरने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैंने कंक्यूबाइन को नुकसान पहुँचाने वाला कभी भी कोई काम नहीं किया है। जिस पर डैन वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद उससे कहता है, क्या तुमने मेरी बहन को नुकसान पहुँचाने वाला कुछ भी नहीं किया है? यह कितना हास्यास्पद है, तुम्हें एहसास भी नहीं मुझे और जैक्सन को कितना नुकसान पहुँचा है। रही बात मेरी बहन की, तो तुम लोगों ने पहले ही उससे हमसे दूर ले जाकर उसे नुकसान पहुँचा दिया है, और अब 10 साल बाद भी तुम बहाने को बना रहे हो। तो एम्परर बताता है, मैंने पहले जिन कारणों का जिक्र किया उनके अलावा और भी कई कारण हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो वे भी तुम्हें बस शायद बहाने ही लगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा कोई इरादा नहीं है कंक्यूबाइन को छोड़ने के। अच्छा होगा कि तुम यहीं पर हार मान लो। तो डैन उससे कहता है, अंत तक तुम कायर ही रहे। अपने घोर अंधकार के पीछे तुम्हारे पास केवल बहाने ही हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता है अंधकार एब्सोल्यूट पावर नहीं होते। यह भी तुम सबकी तरह ही कायर होती है, रोशनी के आते ही भाग जाती है। इतना बोलते हुए वो अपने हाथों से एक छोटी सी रोशनी को बाहर निकाल कर जब एम्परर की तरफ फेंकता है, तो उसे देखते हुए एम्परर शौक में सोचता है, उसे तो पूरी तरह से निगल लिया जाना चाहिए था सेक्रेट डिमोनिक कीवाई के द्वारा। तो उसकी मन की बातों को जानता हुआ डैन उससे कहता है, देखो जिस अंधकार पर तुम इतना गौरव करते हो, वो इतनी कम रोशनी से ही तुम्हारे पीछे छिप गई। तो एम्परर गुस्से में उस रोशनी को निगलने की कोशिश करता हुआ कहता है, मैं इसे अंधकार से ढक दूंगा, बस मुझे इतना ही करना है। वो चौंक चुका था, क्योंकि उस रोशनी की वजह से उल्टा उसका अंधकार ही निगला जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने मन में कहता है, नहीं, मैं इसे जितना भी अंधकार में छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह रोशनी उतना ही तेज होती जा रही है। हम देखते हैं एक समय ऐसा आता है जहाँ पर कि उसका अंधकार पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुँच चुका होता है। वो कहता है, मुझे याद है ये रोशनी पिछली बार की तरह सेम है, हालांकि इस बार किंग ऑफ वार की यह रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज है। मेरा अंधकार इसे अपने में समा नहीं सकता। तभी डैन उस रोशनी की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता हुआ कहता है, अब से जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसे ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स नहीं कर सकता। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपनी लाइट को मुट्ठी में बंद करता है, उसे देखते हुए एम्परर अपने मन में कहता है, मेरा अंधकार वापस आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है यह डर और कंपन किस तरह की है। क्या सचमुच में मैं गो यांग डायगिया डर को महसूस कर रहा हूँ? वहीं डैन अपने हमले को मैनिफेस्ट करता हुआ कहता है, देखो सिर्फ एक सांस और पलक झपकने से पहले ही केवल एक हाथों के जेस्टर में भरी हुई है 9 ड्रैगन आर्टिलरी और डिवाइन स्ट्राइक की थंडर कीवाई। हम देखते हैं वो पंच इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि एम्परर को सांस लेने तक का समय नहीं मिलता। वो ये कहते हुए उसका बाल व्हाइट हो चुका है। यह तो वही ब्लू आई घोस्ट है। जैसे ही डैन के हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स का सेक्रेट टेक्निक का हिट लेता है, तो हम देख पाते हैं वह भयंकर रूप में जोरदार चीख को मारते हुए सोचता है, कंक्यूबाइन पिछले 10 सालों में मैं केवल उसे ही देखता रहा, अनगिनत कोशिश की उसे मनाने की, यहाँ तक कि मैंने अपना प्रेम भी उससे बताया, पर उसने मुझे कभी भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उत्तर के बदले उसने जवाब दिया। उसकी ठंडी आंखें अब तीखी हथियार में बदल गई। उसकी ये बात मेरे दिल को चीर डाला। वह ना ही मुझे एक व्यक्ति के रूप में और ना ही मुझे एक आदमी के रूप में स्वीकार किया। मुझे उसे उसी दिन वापस भेज देना चाहिए था जिस दिन मैं उससे पहली बार मिला था, या फिर जिस दिन उसने मुझे पहली बार ठुकराया था। नहीं तो उस दिन जिस दिन मुझे पता चला था किंग ऑफ वार उसका छोटा भाई है जिसके लिए वो तरस रही थी। मैंने उसे गोर्जो भेजने के 3 अपने मौके गवा दिए। मुझे इसका बहुत ही ज्यादा अफसोस है। मेरे जीवन के बिल्कुल अंत में जो कुछ भी मेरे पास बचा वह बस पछतावा है। यही सब सोचता हुआ वो हंसते हुए पूरी तरह से हवा में वेपोरेट हो चुका होता है, जिसके साथ ही हम देख पाते हैं वहाँ उस जगह पर एक भयंकर थंडर का ब्लास्ट होता है, जो कि हेवनली थंडर। हम देखते हैं पूरा आसमान उससे घिर चुका था। इसी के साथ किंग ऑफ वार और एम्परर के बीच युद्ध खत्म हुआ और पूरे स्वॉर्ड फॉरेस्ट को ढकने वाला काला बादल साफ हो गया, जिसके तुरंत बाद ही वहाँ उस जमीन पर सफेद बर्फ गिरने लगी। और अब वे कहते हैं कि ये गर्मियों के मौसम में ही पिघलेगा, जिसे सुनता हुआ ओल्ड बैगर के सामने बैठे हुए बच्चे वे खुश होते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, हमें बताइए आखिर अंत में जीता कौन? क्या सेलेस्टियल एम्परर मारा गया? ओल्ड बैगर बताता है, मुझे नहीं पता, 1 साल बीत गया है लेकिन सेलेस्टियल एम्परर की बॉडी अभी तक नहीं मिली। तो ये बच्चे पूछते हैं, फिर किंग ऑफ वार का क्या हुआ? क्या वो बच पाया? ओल्ड बैगर बताता है, मैं इसके बारे में भी नहीं जानता हूँ। उस दिन के बाद किसी ने भी किंग ऑफ वार को नहीं देखा, पर एक बात तो पक्की है, कुछ दिन बीत जाने के बाद जब मैं स्वॉर्ड फॉरेस्ट में पहुंचा तो वहाँ बर्फ से ढकी जमीन के ऊपर अंधेरे में किसी के
पैरों के निशान थे, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है उन दोनों में से एक तो जिंदा बच गया है। तो ये बच्चे कहते हैं अब छोड़िए भी, आंधमेल और होंग भी उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाए। जिस पर दूसरा बच्चा कहता है क्या इसका मतलब कहीं यह तो नहीं कि किंग ऑफ वार और सेलेस्टियल एम्परर के बीच हुई लड़ाई वह एक धोखा है और असलियत से उसका कोई भी लेना देना नहीं। तो उसके पास में बैठा बच्चा कहता है क्या तुमने पहले एल्डर होंग की बातें अच्छी तरह से नहीं सुने? मास्टर जियोम ने केवल एक ही वार के साथ नॉर्थ युआन के बीस्ट डीमन के सर को काट डाला और जोंगनंग और जियांगू को प्रोटेक्ट किया। उन लोगों के ऐसे तू मैं के सुनता हुआ पॉल बैगर वो कहता है 1 साल से अधिक समय तक उसके साथ जीवन और मौत का सामना करने के बाद हमें अंतिम लड़ाई एक साथ लड़ने का मौका नहीं मिला। किंग ऑफ वार आप कहाँ हो? जब से आप एक ऐसे कहानी का कैरेक्टर बन गए जो असली कम और काल्पनिक ज्यादा लगता है तो यह बूढ़ा आदमी झूठा बन गया है। जल्दी वापस आओ और इस बूढ़े आदमी को अपना नाम साफ करने में मदद करो। लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैंने आपके मास्टर से दोबारा मिलने के लिए पूरे 10 सालों तक इंतजार किया था। क्या अब मुझे आपसे मिलने के लिए भी 10 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा? यह कैसी मेरी किस्मत है। यही सब सोचता हुआ अचानक ही उसे कुछ समझ आता है। वह कहता है रुको, इस बार क्यों ना मैं ही उससे मिलने चला जाऊं। हाँ ऐसा ही करना चाहिए। अगर वो अभी भी जिंदा है तो जरूर वह कहीं पर बैठा हुआ धूप का आनंद ले रहा होगा। कुछ कितना बोलते ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उसी पेड़ को जिस पेड़ से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। डैन उसी पहाड़ पर लटके पेड़ पर बैठा हुआ कहता है कितना अच्छा दिन है, हवा भी अच्छी बह रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ से गोर्जियो के आकाश का नजारा कितना मनमोहक है। पर चलो अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। शायद वो अपने गोर्जियो वाले घर की बात कर रहा है जहाँ पर वो पहले रहता था नूना और जियोक्सन के साथ। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमने साथ मिलकर एक बेहतरीन चीज को देखा और अब समय आ गया है इसे अलविदा कहने के। हालांकि ये चैनल की सबसे शुरुआती स्टोरी है तो या फिर कहूँ दूसरे, इसीलिए थोड़ा सा इमोशन जुड़ चुका था इस कहानी के साथ। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी ये कहानी इतनी अचानक खत्म होगी, क्योंकि अभी भी ढेर सारे सवाल हैं जिसका कि उत्तर हमें नहीं मिला। जिनमें कि पहला तो ये है कि एम्परर क्या वाकई में मर चुका है? अगर हाँ तो उसके बाद नॉर्थ युआन में हुआ क्या? क्योंकि वहाँ पर तो एम्परर का एक बड़ा बेटा भी है जो कि उससे भी ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक है। क्या वो अब किंग ऑफ वार से बदला लेने आएगा या फिर वो अपनी सेना को लेकर वापस नॉर्थ युआन में चला जाएगा? और दूसरा सवाल, स्वॉर्ड टेरेंट यूनिपजा का बेटा, उसने जो एम्परर को मारने की कसम खाई थी उसका क्या हुआ एम्परर के मारे जाने के बाद? तीसरा सवाल, सोहो कहाँ पर है और अब वो क्या कर रही है? क्या वो डैन के साथ है या फिर अपने मर्चेंट ग्रुप को चला रही है? चौथा सवाल, हानसंग का क्या हुआ? क्या वो जियोक्सन और नूना के साथ है और क्या उसका प्यार डैन ने एक्सेप्ट किया या फिर मना करके उसे मॉडल के पाथ पर चलने के लिए कहा? और आखिरी सवाल, क्या सचमुच में डैन अपने गर्जो वाले घर में वापस आ चुका है नूना और जियोक्सन के साथ? अगर हाँ तो गांव वालों के साथ उसका कैसा व्यवहार रहा? क्या उसने उन लोगों को स्वीकार किया? वहाँ के और भी कई सवाल हैं जिसको पता करके मैं आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करना चाहता। हालांकि कुछ सवाल हैं जिसके उत्तर मैं अनुमान लगा सकता हूँ, पर अगर यहाँ बताऊंगा तो थ्योरी जैसा हो जाएगा और बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगी जिसमें कि शायद आप लोग बोर भी हो सकते हो। तो अगर किसी दिन मौका मिला तो मैं जरूर इसकी एंडिंग को ब्रेक डाउन करूंगा और आप लोगों को सेटिस्फाइंग आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में बोल सकते हो, मैं बना दूंगा एक नई वीडियो स्पेशल इस स्टोरी की एंडिंग के लिए। वहाँ की तब के लिए स्क्रीन पर आ रहे स्टोरी को जाकर के देखो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो, क्योंकि इस स्टोरी का कंसेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। साथ ही इसका मेन कैरेक्टर वो कोई हीरो नहीं है बल्कि विलन। वो भी छोटा मोटा नहीं, इतना खतरनाक कि वो अपने बाप को भी मार सकता है। साथ ही ओवर पावर भी है। ऊपर से स्टोरी पूरी तरह एंगेजिंग है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो डेविल रिबॉर्न से अच्छी स्टोरी है और उससे कहीं अधिक खतरनाक। नहीं देखे हो तो तुरंत जाकर देखो, क्योंकि कल से अब इसी के एपिसोड रेगुलर आएंगे तो एक बार जरूर ट्राई करना। मजा ना आए तो पूरे पैसे वापस।